कोई भी एक व्यक्ति है ना, तो उसको दो जगह अधिकार, कानूनी तरीके से जो अधिकार है वो दो जगह अधिकार है। यानी ये जो आप देख रहे हैं जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन जो आप देख रहे हैं, ये प्लॉट देख रहे हैं, तो इसमें दो जगह अधिकार होगा। एक यानी अधिकार है कि देखें कोई भी व्यक्ति है ना, तो अगर अधिकार की बात करेगा तो एक तो उसका अपना जो पैतृक संपत्ति है ना, पैतृक संपत्ति है उस पे अधिकार होगा, यानी उसका जो दादा परदादा का संपत्ति है उस पर अधिकार होगा। अब दूसरा जो है यहाँ पर नाना नानी का अगर संपत्ति है तो उस पर भी अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति का जो नाना नानी का जमीन है, मकान है, कानूनी तौर पर आप उस पर दावा कर सकते हैं, इसलिए कि आपकी माँ का उसमें कानूनी अधिकार है। और जिस संपत्ति में आपकी माँ का अधिकार है, तो माँ का जो भी प्रॉपर्टी होगा वो किसका होगा? आपका ही होगा। आपकी माँ का नाम से जो प्रॉपर्टी है वो तो आपका होने वाला है। तो इसलिए नाना नानी का खेती का जमीन हो या जो एक तरह से रहने वाला जमीन हो, मकान हो, सारा जो प्रॉपर्टी है उसमें एक नाती का कानूनी अधिकार है। तो नाना जी के एक पुत्र, और यहाँ पर जो है या नाना जी का जो है एक पुत्र और दो पुत्री थी। मामा जी का के जो है एक पुत्र, ठीक है, और यहाँ पर था। उनकी मृत्यु के बाद जमीन माँ के नाम आना चाहिए, लेकिन माँ के नाम नहीं, परिवार रजिस्टर्ड में दर्ज नहीं है। 40 बरस पहले माँ की मृत्यु हो गई। माँ का नाम परिवार रजिस्टर में ना होने से हमारे नाम प्रॉपर्टी कैसे आ सकती है? माफिया ने मामा के लड़के के हस्ताक्षर बनाकर हमारे विरुद्ध जो है सिविल केस किया, ठीक है, और कोर्ट ने वसीयत को यहाँ पर कहा, लेकिन माफिया जमीन पर कब्जा किए हुए है, ठीक है। अब मान लेते हैं वसीयत को जो है सस्पेंस में रखा गया। देखें ये जो है लग रहा है कि हो सकता नहीं भी हो सकता है, फर्जी भी हो सकता है। तो अब कोर्ट से ऑर्डर लाओ, क्या करें? पहले यहाँ पर जो है ना पुलिस कहती है, तो देखें यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है ना कि पहले देखना है कि संपत्ति किस प्रकार से है। देखें संपत्ति, आपको एक अच्छे वकील से संपर्क करना। संपत्ति पैतृक है, पैतृक संपत्ति है। अब यहाँ पर जो आपकी माँ है उसका अधिकार है, उसका अधिकार है। आपकी माँ जो है, यानी अब ये वसीयत पर जो साइन लिया गया, उनका एक पुत्र था, ठीक है। अब उसकी मृत्यु के बाद क्या हो गया कि मान लेते जो वसीयत मामा के लड़के के हस्ताक्षर बनाकर फर्जी वसीयत बनाकर अगर रख गया है, तो आपकी माँ जो है ना, उनका अधिकार है, यानी वो वसीयत पर दावा कर सकती है कि अगर जब तक उनको एक तरह से हक नहीं मिले तब तक कोई भी वसीयत कैसे कर सकता है। दूसरा जो मामा के लड़के हैं वो ये भी बात स्वीकार करने को तैयार हैं कि ये जो वसीयत है, ये वसीयत फर्जी वसीयत है, ये वसीयत मान्य नहीं है। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें। तो इसलिए कहीं पर भी नाना नानी का कोई भी संपत्ति है तो उसमें एक अधिकार नाती का भी है। नाती जब भी चाहेगा नाना और नानी का जो संपत्ति है, नाना नानी का जो प्रॉपर्टी है, उसमें अपना हक को प्राप्त कर सकती है, हक जो है वो ले सकती है। तो ये अधिकार है नाती का। आगे देखें, ये कह रहे हैं कि सर हम बहुत परेशान हैं, कोई नहीं सुन रहा है, हमारा मकान है और वो दादी के नाम है और दादी ने दादा के नाम जो है कर दी है, चाचा ने धोखे से अपने नाम करवा लिया है। तो दादा से जो है, दादा उस टाइम बीमार थे, हम क्या करें? देखें मैं आपको बता दूं, ये आप समझ लें कि अगर ये ज़मीन जो है ना वो एक तरह से दादी के नाम है, अब जो मकान है इस पर बना हुआ, तो अब क्या हुआ कि दादी ने क्या किया, उसको दादा के नाम पर कर दिया, ठीक है। और दादा से वो मकान जो है वो, यानी दादा से जो है आपके ये कह सकते हैं चाचा ने करवा लिया अपने नाम पर। यानी जो दादा का बेटा है, एक पिता अपने जो बेटे के नाम पर, एक बेटे के नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है। तो देखें जिस जमीन पर मकान बना हुआ है, इस जमीन की बात करें तो ये जमीन कौन सा जमीन है? पैतृक जमीन है, पैतृक जमीन है या जमीन ये एक तरह से अर्जित है, जमीन खरीदा गया है दादा के द्वारा या दादी के द्वारा। तो दोनों केस में देखिए पैतृक जमीन है
तो ये वैलिड ही नहीं होगा। ऐसा करना, दादा से अगर चाचा अपने नाम पर करा भी लेता है तो उसका मान्यता शून्य होगा। लेकिन खरीदा गया जमीन है तो इसमें क्या होगा, ये वैलिड है, लेकिन आपकी दावेदारी फिर भी हो सकती है। तो इसलिए आपको घबराने का जरूरत नहीं है। अब इसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, तो देखें ये तो स्पष्ट हो गया कि जो भी है पैतृक हो या अर्जित हो, यानी अब आपको सिविल कोर्ट में अपने अधिकार का दावा करना है। इसलिए कि देखें कोई भी गलत जो रॉन्ग डॉक्यूमेंट है और वो कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है अगर अपने नाम पर करवा लिया है, ठीक है, तो फिर आप ये से क्या हुआ कि जो चाचा हैं वो दादा से जमीन को लिखवा लिए, ठीक है, लिखवा लिए। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि जो सील्ड है वो तैयार हो गया, ठीक है। तो ये देखें ये चीज हो गया ना कि अब मान लेते हैं कि जो भी है ये सारा कुछ मान लिखवा लिया गया है, जो भी किया गया है, तो ये ही प्रक्रिया है जिससे कि अब कागजात तो तैयार किया हुआ, लिखवाया होगा तो कागजात तैयार होगा। तो जो डॉक्यूमेंट तैयार होगा उसको कराना जो कैंसिल है, तो इसलिए आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। अब है कि मान लेते नहीं सिर्फ जो है म्यूटेशन हुआ है, सिर्फ दाखिल खारिज हुआ है, तो फिर जो है सिविल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। बिना सिविल कोर्ट गए भी आप ये सारा प्रक्रिया करवा पाएंगे, यानी आप जो है मजिस्ट्रेट के पास भी आवेदन देके म्यूटेशन को रिजेक्ट करवा पाएंगे। इसलिए कि देखें गलत तरीके से कोई एक हिस्सेदार जो है वो म्यूटेशन अगर करा लिया है, वो भी पिता की संपत्ति को, जबकि दूसरा जो भाई है उसका किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो मान्य नहीं होता है। अगला यहाँ पर जो सवाल है ये कह रहे मेरे ग्रैंडफादर का जमीन है, बहुत यहाँ पर जो है आदमी यहाँ पर खुद से म्यूटेशन एंड जमाबंदी बना लिया है। मेरे फादर दोनों का डेथ हो चुका है, 1985 का पूरा मामला है। आज 22 में जो है हमें पता चला कि फ्रॉड की जो कि मेरे ग्रैंडफादर के साथ हुआ था। कृपया बताएं कि हमें वो फ्रॉड जो है क्या हुआ, जमीन किस बेसिस पे वापस ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो कि आप ठीक है मान लेते बता रहे कि फ्रॉड हुआ है, किस तरह का फ्रॉड हुआ, जब तक ये नहीं बताएंगे है ना, किस तरह से जो है ना धोखा हुआ है वो बताना बेहद जरूरी है। अब सवाल उठता है कि देखें धोखा हुआ है, जालसाजी हुई है, धोखाधड़ी हुई है, ऐसी सिचुएशन ऐसी कंडीशन में करना क्या होगा। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जाली दस्तावेज तैयार कर लिया, जाली डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, तो देखें ऐसी सिचुएशन ऐसी कंडीशन में ना इस तरह का जो फर्जीवाड़ा हुआ ना, जाली दस्तावेज का जो फर्जीवाड़ा हुआ है, ठीक है, तो जाली दस्तावेज अगर बना लिया है तो उसको रद्द करवाना है तो कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। अब है कि पार्टी को नोटिस जाएगा, अब ये कोर्ट में साबित होगा कि वो दस्तावेज जाली है, वो डॉक्यूमेंट जाली है, तभी ये पॉसिबल है कि मान लेते हैं कोर्ट में ये साबित ही नहीं हुआ कि वो जाली दस्तावेज है, जो है फर्जी दस्तावेज है। तो जब ये साबित ही नहीं होगा कोर्ट में तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल है सर मेरे दादाजी के नाम से 100 बीघा जमीन पर जो है उस जमीन के जो कागजात थे वह किसी एक तरह से घूम गया, फिर किसी और के पास जो है चले गए गलती से, तो वो उससे जो है ना उसे आदमी जो है ना उसे कागज की मदद से जमीन को है वो अपने नाम करवा लिया। जो पुराना रिकॉर्ड है उसमें मेरे दादाजी का नाम बता रहा है, तो नया रिकॉर्ड है जो है उसमें बता रहा है कि तो क्या करना सही है, यह जमीन हमारे पास आ जाए, है ना, वापस जो है कर प्लीज रिप्लाई दीजिए सबसे पहले। तो देखें इस बात को आप समझ लें कि 100 बीघा जो जमीन है, ठीक है, और जमीन का मान लेते हैं जो कागजात है घूम गया, या आप समझ सकते हैं गुम हो गया, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि देखें जमीन का अगर आपके पास कागजात नहीं है, पुराना रिकॉर्ड निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। अब नया रिकॉर्ड जो है उसका बता रहा है तो क्या करना सही रहेगा, ठीक है। उसमें तो मेरे दादाजी का नाम बता रहा है पुराना रिकॉर्ड, लेकिन तो नया रिकॉर्ड है तो उसमें बता रहा है तो क्या करना सही है, जमीन हमारे पास जो है वापस आ जाए। तो नया रिकॉर्ड जिसके नाम से गया होगा, अगर मान लेते हैं जो नया रिकॉर्ड है अगर वो किसी के नाम से अगर चला गया होगा तो वो आपको पता लगाना होगा किसके नाम से गया। अब क्या होगा कि आप कोर्ट से उसको नोटिस भेजेंगे,
और उससे जवाब मांगा जाएगा कि आखिर आपके नाम पर जो ये नया इंफॉर्मेशन आया है किस आधार पर आया, ये आपको बताना होगा। तो ये सारा कंडीशन, ये सारा सिचुएशन को देखते हुए ही जो है ये सब सारा कार्य करना है। तो आप इस प्रकार से अपनी ज़मीन को वापस प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।